नमस्कार। आज बात अतीक अहमद पे कर लेते हैं। घटना आप सब लोगों को मालूम ही होगी, न्यूज़ में आज वही चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और उस दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए आज 2 एनकाउंटर हुए, जिसमें अतीक अहमद की बेटी की मौत हुई और उनका एक शूटर भी मारा गया। ये घटना आप सब लोग जानते हैं और सब लोगों को मालूम है। इस घटना के बाद 2 तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिसमें 90 से 95% लोगों ने कहा कि ये बहुत सही हुआ, जो जैसा करेगा उसको वैसा भरेगा और इस गुंडा राज की खात्मे की ज़रूरत थी और वो हुआ और योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था वो किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि ये एनकाउंटर गलत हुआ है, ये फर्जी एनकाउंटर है और उस पर अब राजनीति भी शुरू होगी, जिसमें मुख्य तौर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं, जिन्होंने कहा कि ये एनकाउंटर सही नहीं है। खैर, ये सारी घटना आप लोगों को मालूम होगी। मैंने सिर्फ थोड़ा सा रेफरेंस के लिए आपसे चर्चा कर लिया। मैं आज इस घटना पर नहीं, इस घटना के परिणाम पर बात करूंगा और आप लोगों से थोड़ी बातचीत इसलिए भी ज़रूरी है कि ये जानिए कि आखिर ये घटनाएं होती क्यों हैं और ये इसकी स्थिति बनती कैसे है, यहाँ हालात पहुँचते कैसे हैं। देखिए, अपराधी 2 किस्म के, अगर हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर अगर हम हिंदी बेल्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों में, तो मुख्य तौर पर 2 किस्म के अपराधी हम लोग देखते आ रहे हैं। एक गैंगस्टर है जिसका काम अपराधी करना है, मतलब उसका कोई व्यापार नहीं है, वो अपराधी है, जाहिर तौर पर अपराधी है। वो लूट, हत्या और फिरौती, अपहरण, यही उसका पेशा है, जो एक समय में बिहार में उद्योग के तौर पे तब्दील हो गया था। तो ये एक अपराधी का काम है, वो सिर्फ वही अपराध करता है। कुछ लोग होते हैं कि ये अपराध करते हैं लेकिन इसको शेल्टर देते हैं। शेल्टर देने के लिए क्या है, वो सड़क की ठेकेदारी कर रहे हैं, कुछ और व्यापार कर लिया, कुछ बिजनेसेस कर लिया, कुछ लोगों ने कॉलेज खोल लिए, कुछ ने अस्पताल खोल लिए, लेकिन उनका मुख्य कारोबार यही था, अपहरण, लूट, हत्या, इन लोगों इस तरीके की चीज़ों में पैसे कमाना। और उनको जो शेल्टर देने वाले लोग थे, उसमें राजनेता थे, शामिल हुए। मतलब नेताओं ने एक तरीके से शेल्टर देना शुरू किया कि भाई हम अपराधियों को अपने साथ रखेंगे ताकि हम बाहुबल हम अपना दिखाएंगे और हम लोगों पर वर्चस्व दिखाएंगे। अचानक एक दौर आता है, दौर पलटता है, तो जो नेताओं के लिए काम कर रहा था वो खुद ही नेता बन गया। पहले वो नेताओं के लिए काम करता था, फिर उसे लगा कि भाई हम आपके गुर्गे, आपके मुर्गे क्यों बन के रहें, तो वो खुद राजनीति में आ गया। वो विधायक बन गया, पार्षद बन गया, सांसद बन गया, मंत्री बन गया, केंद्रीय मंत्री बन गया। ये इस तरीके की प्रक्रिया शुरू हुई और आप लोग देखते रह गए। मतलब हिंदुस्तान की जनता मूक दर्शक होकर, ठप्पा लगाकर, वोट देकर उनको सदन में पहुंचाती रही और वो एक अपराधी लेजिटिमेट तरीके से अपराध करता गया और वो फिर वो इस स्थिति में आ गया कि आज ये परिस्थिति पैदा हो रही है। देखिए, जिस लड़के की मौत हुई है, यानी जिसका एनकाउंटर हुआ है, उसकी उम्र 20 साल के आसपास बताई जा रही है। मतलब आप समझिए कि 12वीं क्लास का बच्चा इसी उम्र का होगा और 12वीं के एग्ज़ाम दिए हैं उसने। तो एक तो ये परिस्थिति बनती क्यों है और इसके परिणाम आगे आने वाले दिनों में कैसे होंगे, इस पर थोड़ी हम बातचीत कर लेते हैं। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड और देता हूं कि आज की तारीख में भारत की संसद में 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार है। लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला भाषण सदन में दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम सदन को अपराधियों से मुक्त कर देंगे, क्योंकि अपराधियों का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण, इस पर हम लगातार पिछले 20-25 सालों से बात करते रहे, नतीजा कुछ नहीं निकला है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम 1 साल के अंदर सदन को मुक्त कर देंगे। चलिए, उम्मीद जताएगी कि इस साल नहीं तो अगले सदन में जब बैठेंगे, अगली बार चुनाव जीत के 19 में आएंगे, तो शायद कुछ परिवर्तन होगा। 14 के बाद जब 19 में सरकार बनी, ज़्यादा बहुमत से सरकार बनी,
बीजेपी की। परिणाम ये आया कि 2014 में जितने लोग सदन में बैठे थे अपराधी, उससे ज़्यादा हो गए। तकरीबन 9% ज़्यादा लोग सदन में और अपराधी पहुंच गए। 43% वैसे लोग हैं सदन में बैठे हुए जिन पर कोई ना कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं। मैं पहले भी एक वीडियो में कह चुका हूं, उसमें से 29% पर हत्या के प्रयास, बलात्कार और अपहरण जैसे संगीन अपराध हैं, संगीन जुर्म के आरोप हैं उन पर, और वो सदन में बैठे हैं। अब आप समझिए कि इस तरीके की तादाद में जब लोग वहाँ बैठे हैं और आप उन लोगों को चुनकर वहाँ पहुँचाते हैं, तो वहाँ पहुँचने की ताकत उन अपराधियों को क्यों नहीं होगी जब आप उनको ही चुन के वहाँ सदन में बिठाने लगे। भाई आप वोट देते हैं ना, आप वोट दे करके उनको सदन में पहुँचाते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचते कि ये अपराधी है और हम इसको वोट नहीं देंगे, तो शायद ऐसे लोग पहले ही सिस्टम से बाहर हो गए होते, आज ये परिस्थिति नहीं आती। अब सोचिए, इतने 2 दशक से ज़्यादा, लगभग 3 दशक से लगातार अतीक अहमद अपराध की दुनिया में है, और कितने मासूमों की हत्या हुई है जिसका कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं होगा। 100 तो मामले दर्ज हैं, लेकिन किसी भी मामले में सज़ा नहीं हुई थी, सिवाय ये पिछले दिनों जो एक उम्र कैद की सज़ा हुई है, उसके अलावा किसी मामले में कोई सज़ा नहीं हुई। सरकार क्या कर रही है, जुडिशल सिस्टम क्या कर रहा है, और जिस गवाह की हत्या हुई और उसके बाद जो सारा प्रकरण हुआ है जिसमें एनकाउंटर्स हो रहे हैं, अब आप सोचिए 15 सालों से ज़्यादा समय से ये चला आ रहा है, सुनवाई हो रही है, जुडिशल सिस्टम में कितना खोट है कि कैसे आप किसी गवाह को 15 सालों तक बचा के रखेंगे भाई, जब सिस्टम में ही पूरे अपराधी किस्म के लोग बैठे हों। और देखिए, जिस विधायक की हत्या हुई वो क्यों हुई, उस विधायक ने, जो आदमी जीता, उसने अतीक अहमद के भाई को हरा दिया। तो अब आपके भाई को हरा करके कोई दूसरा व्यक्ति विधायक बन गया, तो आपने उसकी हत्या कर दी। अब आप सोचिए किस किस्म का अपराध हो रहा था। आज से 8 साल पहले, 6 साल 7 साल पहले का एक वीडियो है, वायरल हुआ है, उस लड़के का जिसकी आज मौत हुई है, जो इनकाउंटर में मारा गया है। उसका वीडियो वायरल है, उसमें एक किसी समारोह में वो फायरिंग कर रहा है। अतीक अहमद भी उसको फायरिंग के लिए कह रहे हैं, उकसा रहे हैं, बाकी परिवार के लोग भी कह रहे हैं और चलाओ और चलाओ। उम्र कितनी है उसकी उस समय? अगर आज वो 20 साल का है, 6-7 साल पुराना वीडियो है, तो 12-13 साल, 12 साल की उम्र का कोई लड़का भरी मैगजीन रिवॉल्वर से खाली कर दे रहा है और आप उस पर खुश हो रहे हैं। तो ये आपकी परवरिश का है नतीजा। अतीक अहमद के 5 बेटे, तीसरे नंबर का ये लड़का था, 2 जेल में हैं, जो 2 नाबालिग हैं वो बाल सुधार गृह में। परिवार तो पूरा अपराधियों का भरा हुआ है, बहनोई हो, मामा हो, चाचा हो, पत्नी हो, सब अपराध की दुनिया में है। और अपराध में एक ठेकेदारी, उनका एक व्यापार है, फिर बाकी भी बहुत सारे व्यापार होंगे। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे समाज से कोई व्यक्ति अपराधी बनता है और हमारे समाज में उसको इज्जत की नज़र से देखा जाता है। ये प्रक्रिया ठीक नहीं है, और इसी प्रक्रिया का यह परिणाम है कि वो व्यक्ति अपराध करने पर नहीं डरता है। खुले, अगर वो एक हत्या करने जा रहा था, उसने हत्या की है, गोलियां चलाई हैं, उसे देखिए कानून का भय बिल्कुल नहीं है। उम्र कम है और कानून का भय बिल्कुल नहीं है। चेहरे पर, उसमें से किसी अपराधी ने चेहरे पर रुमाल भी नहीं लपेटा है कि मुझे कोई पहचान नहीं पाए। तो ये परिस्थिति है, उनको इस बात की चिंता भी नहीं है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में कहीं सीसीटीवी हो सकता है, कोई वीडियो बना सकता है, कोई फ़ोटो खींच सकता है और हमारे लिए मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन कोई डर नहीं। इसलिए नहीं डर है क्योंकि कानून की प्रक्रिया जटिल है और कानून के रास्तों को वो पूरा आड़ा तिरछा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आप सोचिए कि प्रशासन को मालूम है पिछले इतने सालों से, 2 दशक से ज़्यादा समय से 100 से ज़्यादा मामले दर्ज हों और आप उनको विधायक सांसद बनाए जा रहे हैं, तो पार्टियां क्यों टिकट देती है? वो हार जाएगा तो पार्टियां टिकट नहीं देंगी। एक बार हुआ
जब नीतीश कुमार बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जब दूसरी बार वो चुनाव में पहुंचे, जब पिछले उस 5 साल में 2005 से 2010 तक उन्होंने जो बेहतर काम किए, उसके बाद जब 10 में वो चुनाव में उतरे, तो उस वक्त ये हुआ था कि जितने अपराधी किस्म के लोग थे लगभग सबको बिहार की जनता ने हरा दिया, क्योंकि अपराधियों का डर उन्होंने खत्म कर दिया। हालांकि अब वो परिस्थिति फिर नहीं है। अब वो नतीजा क्या है, चूंकि ये नेता इन अपराधियों को अपने लिए इस्तेमाल करते रहे, तो एक समय ऐसा आया कि ये अपराधी आपको अपना नेता मानने की बजाय खुद नेता बनने लगे और आप उनको वोट दे रहे हैं। तो दरअसल समस्या की जड़ में आप हैं। अगर आपके वोट सही लोगों को जाएंगे, अगर आपके वोट जात पे नहीं जाएंगे, धर्म पे नहीं जाएंगे, तो फिर परिणाम यही निकलेगा। देखिए, आप तो जात और धर्म पे वोट दे रहे हैं, लेकिन जिस पार्टी के नेता को आप जात और धर्म पे दे रहे हैं, वो पार्टी का नेता जात और धर्म की राजनीति नहीं कर रहा है, वो सिर्फ परिवार की राजनीति कर रहा है। भाई, अखिलेश यादव का पूरा कुनबा देख लीजिए, उनका पूरा परिवार देख लीजिए कि हर कोई राजनीति में अलग अलग पद पर है, सांसद है, विधायक है, अलग अलग तरीके की परिस्थितियों में है। हम ये कह रहे हैं कि अगर वो यादवों की राजनीति उत्तर प्रदेश में करते हैं, मान लीजिए, या मुस्लिम की राजनीति उत्तर प्रदेश में करते हैं, तो मुलायम सिंह ने ये क्यों नहीं तय किया कि एक मुख्यमंत्री यादव, कोई बहुत पढ़ा लिखा, बहुत समझदार, बहुत काबिल व्यक्ति कोई यादव होगा जिसको मुख्यमंत्री बनवा दे, या मुस्लिम होगा जिसको मुख्यमंत्री बनवा दे, जिस जाति की राजनीति का उन पर आरोप लगता है। मायावती क्यों नहीं कहती हैं कि किसी एक दलित को हम मुख्यमंत्री बनवा देते हैं, कोई दलित जो बहुत काबिल दलित हो उसको आप मुख्यमंत्री बनवा दीजिए। बिहार में क्यों नहीं होता कि लालू यादव कहते हो कि भाई यादव कोई एक जो बहुत पढ़ा लिखा, समझदार, काबिल व्यक्ति हो, उसको हम मुख्यमंत्री बनवा देते हैं? नहीं कहते। वो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, और आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ करते हैं कि अपराधियों को बटन दबाकर सदन पहुंचा देते हैं। तो परिस्थिति ये है। तो आपको इस बात को समझना होगा और इसको समझते हुए ही आगे की सोच रखनी होगी। देखिए, एनकाउंटर हो गया, राजनीति भी होगी इस पर। हम जानते हैं कि एनकाउंटर्स की प्रक्रिया क्या होती है, और मानवाधिकार की बातें होने लगेंगी, ये बहुत सारी बातें होंगी। जाहिर सी बात है कि एक किसी युवा, किसी लड़के की मौत का दुख तो होता ही होगा, उनके परिवार वालों को भी हो रहा होगा, लेकिन सोचिए उन हज़ारों लोगों का, सैकड़ों लोगों तो कम से कम होंगे जिनके परिवार को तहस नहस कर दिया होगा अतीक अहमद के परिवार ने, उनके बारे में भी सोचिए। तो परिणाम तो होना ही है। और सदन में मुख्यमंत्री का ये कहना कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा माफिया को, ये उसका एक उदाहरण है। तो परिस्थिति ये है कि क्या अतीक अहमद के नौजवान बेटे की इस मौत के बाद माफिया डरेगा? देखिए, माफिया तभी डरेगा जब आप उसको वोट देकर के सदन में नहीं पहुंचाएंगे। माफिया तभी डरेगा जब आप उसको गिरी हुई नज़र से देखेंगे। माफिया तभी डरेगा जब उसको लगेगा कि वो समाज का वो हिस्सा नहीं हो सकता जिसके लिए वो इतनी गलत चीज़ें कर रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए इसको थोड़ा गौर से सोचिए, नहीं तो यही होगा, चलता रहा है, चलता रहेगा। हालांकि किसी भी व्यक्ति की इस तरीके से मौत की स्थिति बनती है तो वो दुखद है, क्योंकि इसमें पूरा सिस्टम फेलियर है। लेकिन जैसा किया वैसा भरा। अब अतीक अहमद को समझ में आ रहा होगा, जैसे कि सूचना आई कि वो कोर्ट में सुनने के बाद माथा पकड़ के बैठ गया, रोने लगा, और जो भी चीज़ें हुई होंगी, भाई जवान बेटे की उसकी मौत है। लेकिन सोचे कि जो बाकियों के घरों में बीता होगा, तब तो उसको थोड़ी भी सोच नहीं आई होगी ऐसी। यही परिणाम होते हैं, गलत चीज़ का गलत परिणाम ही निकलेगा, नतीजा उसका यही निकलेगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं बने, इसके लिए जिम्मेदार आप लोग हैं। किसी भी की सरकार बन रही है, वो माफिया को, अपराधी को सदन में पहुंचाने से गुरेज नहीं कर रहा। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडी, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके अपराधी सदन में नहीं बैठे हैं, जिसके जरिए
मतलब आप अपराधियों को चुन के पहुंचाते हैं। क्यों पहुंचाते हैं आप बेहतर जानते हैं। लोकतंत्र इसलिए मजबूत नहीं होगा कि आपको बोलने से रोका जाने वाला ड्रामा चल रहा हो। लोकतंत्र मजबूत तब होगा जब सही व्यक्ति को सही जगह पहुंचाएंगे। बाकी आपकी मर्जी। हाँ, अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा और ऐसी बातें आपको ठीक लगती हैं तो शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हालांकि इसके पहले मैंने आप लोगों से ये गुजारिश नहीं की थी, लेकिन अब लगता है कि ये गुजारिश लगातार करते रहनी पड़ेगी। आप सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए अगर बात आपको अच्छी लगती है तो, क्योंकि हम बात कुछ कह रहे हैं और वो लोगों तक पहुंच रही है तो हमें भी अच्छा लगता है। फिर मिलेंगे, बात करेंगे। नमस्कार।